नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वरुण अरोड़ा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर वरुण अरोड़ा जी एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। 12 साल से ज़्यादा का इनका टीचिंग लाइन और मेडिकल लाइन का अनुभव है। सर, आपका स्वागत है मासकॉम जंक्शन में। थैंक यू जी, थैंक यू। और आज हम डॉक्टर वरुण से बातचीत करेंगे हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स। बिकॉज ये चैनल देखने वाले ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट होते हैं जो अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं और हर साल सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, साल में 2 बार। इसके अलावा भी बहुत सी परीक्षाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें बच्चा कई बार स्ट्रेस ले लेता है। और नॉट इवन ड्यूरिंग एग्जाम्स, बल्कि एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो उस दौरान अगर उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट ना मिले तो भी बच्चा कई बार स्ट्रेस में चला जाता है। तो हमारा इस इंटरव्यू को करने का मकसद यही है कि हम डॉक्टर साहब से समझें कि स्ट्रेस होता क्या है, क्यों ये आता है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे आप इसको पहचानें और कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इन्हीं कुछ सवालों पर उनसे बातचीत होगी, तो बात करते हैं। हाँ जी। तो सर, ये स्ट्रेस है क्या बेसिकली? मतलब कैसे समझें कि हमें स्ट्रेस हुआ या नॉर्मल कोई टेंशन है, कैसे समझें? मेनली स्ट्रेस आपका वही होता है, या तो फिजिकल या इमोशनल टेंशन हमारे में डेवलप होती है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। कोई भी चीज़ हम सोच रहे हैं कुछ है, अगर हम ओवर थिंक करके पैनिक कर जाए तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। जैसे एग्जाम्स का बच्चों को काफ़ी रहता है। एग्जाम है, रात को नींद नहीं आनी, बेचैनी हो जाना, हाथ पैरों में कंपन होना, कंसंट्रेशन में इश्यूज आ जाना, ये सब एक स्ट्रेस के लक्षण है। अब ऐसे स्ट्रेस के लक्षण आए, कई बार तो स्ट्रेस आपके लिए फायदेमंद भी रहता है क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है। बट अगर आप ओवर स्ट्रेस ले जाओ तो उसमें क्या है, सारा खराब हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, घबराहट बेचैनी रहती है, तो बंदे की परफॉर्मेंस उसमें डाउन हो जाती है। तो हमें बस वही ध्यान रखना होता है, जितना हम कूल रह सकें, काम रहे, उतना हमारे लिए बेहतर है। तो जैसा आपने बताया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप स्ट्रेस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई घर में शादी है या आपका एग्जाम है, तो उस पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा हार्मफुल है। तो इसको मैनेज कैसे करें? एक स्टूडेंट जो है वो कैसे मैनेज कर सकता है स्ट्रेस को? उसको क्या साधन? स्ट्रेस का मैनेज वही है, जितना हम अपने आप को रिलैक्स रख सकें, कौन अपना संयम बना के रखें। खासकर जब स्ट्रेस हो रहा है आपको, उस टाइम पे कोई आपने नशा वगैरह नहीं करना है, नशे से परहेज करें, ज़्यादा कैफीन वाले ड्रिंक्स वगैरह ना लें, ठीक है। माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखें, मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि थोड़ा कामनेस बनी रहे, ये कर सकते हैं। बाकी अपना और करने के लिए थोड़ा अपने आप को, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो। बार बार अगर आप एक ही चीज़ पे सोचते रहोगे, विचार करोगे, तो वो और ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। थोड़ा कहीं साइड में हो जाओ, माइंड चेंज करो, लोगों से इंटरेक्ट करो, जैसे आजकल है अपने फ्रेंड्स वगैरह है। थोड़ा अपना सोशल मीडिया पे आप चले गए, वहाँ पे थोड़ा मोटिवेशनल आप कोई स्पीच सुन सकते हो ताकि थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए। ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं। यस। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, तो सोशल मीडिया का भी मैं करने वाला था जिक्र। हाँ जी। जो स्क्रीन टाइम है आजकल, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं बच्चों से पूछता हूँ आप फ़ोन पे क्या देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम 10 से 12 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो मैं पूछता हूँ उस पर देखते क्या हो आप, तो वो कहते हैं कि हम इंस्टाग्राम ज़्यादा देखते हैं, 8 घंटे इंस्टाग्राम। तो जो स्क्रीन टाइम है, अगर हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, जैसे बच्चे बताते हैं 10-12 घंटे लगाते हैं, तो वो कितना सही है हमारी हेल्थ के लिए, या स्ट्रेस क्या वो एक रीज़न है इसका? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रीज़न है ही, क्योंकि इस वजह से कि हमारा माइंड सेचुरेट हो जा रहा है। जो हम कहीं और फोकस कर सकते हैं कि हमें अपना फ्यूचर कैसे करना है, काम की तरफ कैसे ध्यान देना है, या मैं अपने पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, वो चीज़ों के बजाय हम मोबाइल में उलझे हुए रहते हैं और उसमें ही हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है सारा। उसमें प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही है। बल्कि आजकल तो ऐसे क्या है, आजकल लेटेस्ट जो गवर्नमेंट भी बोलती है, स्पेशल एडिक्शन के अंदर इंटरनेट एडिक्शन जोड़ दी गई है। जैसी आजकल आप वैसे देखो, किसी को अगर 5 घंटे भी उससे मोबाइल ले लो, उसमें भी चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं टाइम अपना, क्योंकि और उसकी तरफ डिपेंडेंस हुए जा रहे हैं। ये इशू होता है। अगर हाँ आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो, जैसे आप कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं, लेक्चर 6-6, 8-8 घंटे की क्लास है, वो कहोगे आप तो वो प्रोडक्टिव चीज है। बट अगर आप इंस्टाग्राम रील्स खोल रहे हो, ऐसे रैंडमली फेसबुक वगैरह चला रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपका वो हार्म ही करेगा। तो उसका हमें परहेज करना चाहिए। यूज करना है, आप आराम से 5-6 घंटे अपना काम करो और आधा घंटा फोन तब देख लो। एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम रखो कि हमें 15-20 मिनट ही फोन देखना है, नहीं तो नहीं करना है, नहीं तो उसकी डिपेंडेंस बन जाएगी और वो हार्म करेगी काफी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और मुझे भी ये लगता है कि अगर हम फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं दिन में 4 घंटा, लेकिन अगर हमने उसके लिए काम के लिए उसको इस्तेमाल किया है, सपोज स्टूडेंट है, अगर उन्होंने कोई लेक्चर देखा, नोट्स प्रिपेयर किए,
तो आफ्टर ऑल दिन में उनके पास ये होगा मैंने इतना पढ़ा है इस पे, तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगी, इससे स्ट्रेस कम होता है। आई थिंक बिल्कुल अगर उस हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या हमने पढ़ाई करी है, खुद पे कॉन्फिडेंस अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो स्ट्रेस एक बार होगा ही नहीं, बिल्कुल चांसेस बहुत कम होते हैं। एग्जैक्टली स्ट्रेस वैसे लेने को देखो, जो टॉपर होता है उसको भी टेंशन होती है कि मैं अगली बार फर्स्ट आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो वही है, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी हुई है अच्छे से तो अगले वाले दिन का वो रिजल्ट अपने आप आएगा ही आएगा। तो 11th आवर में आपको टेंशन कम रहेगी। यस यस यस। अच्छा, पेरेंट्स जो है उनकी क्या भूमिका रह सकती है? जैसे आजकल हम देखते हैं पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं तो वो दो ही चीज़ों से परेशान रहते हैं ज़्यादातर, कि मेरा बच्चा फास्ट फूड बहुत खाता है या मेरा बच्चा मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अब बच्चे यहाँ कुछ कह भी नहीं सकते, पेरेंट्स बिल्कुल परेशानी हो जाती है। तो पेरेंट्स कैसे उसकी काउंसलिंग करें, कैसे समझाएं? मतलब डॉक्टर के पास जाना तो एक अलग चीज़ है, पेरेंट्स खुद अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं बच्चों को स्ट्रेस में जाने से रोकने के लिए? देखो, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा इतना वो अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्लस हमारे घरों में क्या कल्चर है ना, देख उसके बेटे के इतने नंबर आए थे, वो तेरे से इतना अच्छा पढ़ता है, तो कुछ नहीं करता है, तेरा फ्यूचर में कुछ नहीं होता। कंपैरिजन ऐसे कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बच्चा डिमोटिवेट होता है और उसको किसी थर्ड पर्सन के लिए अपने आप उसको पहले से एक एनिमी बना रहे हैं। वो अर्से जलने लगेगा, उससे जेलसी होगी उसको कि मेरे को इससे कंपेयर करके ज्यादा अच्छा है, फिर वो सारा नेगेटिव जोन में चला जाता है। अब हर बच्चा अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग है, हर एक का दिमाग अलग है, तो वैसे ही वो परफॉर्मेंस अपना हर एक की थोड़ी थोड़ी अलग रहती है। और कभी गलत हो भी गई तो हमेशा हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम आपके और अच्छे नंबर आ जाएंगे। हमें अपने तरफ से हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए कि बच्चे को, ताकि मोटिवेटेड फील हो। ऐसे अगर आप बार बार उनको डांटोगे वो फिर कुछ गलत काम कर सकते हैं। बच्चे इस चक्कर में कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। यस यस। तो ये चीज़ का परहेज करना चाहिए। यस यस। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को भी इस वीडियो को दिखाएं, बिकॉज ये जो आपने बात बोली ये स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए है कि कैसे वो अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, हर बच्चा यूनिक होता है अपने आप में, वो दूसरे के जैसा नहीं हो सकता, उससे कम होगा या ज़्यादा होगा, तो उससे दूसरे की तुलना ना करें, उसको मोटिवेट करें। अच्छा, पेरेंट्स के साथ साथ और क्या फिजिकल एक्सरसाइजेज का भी इसमें कुछ रोल है? अगर ग्राउंड जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, एक तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। अगर आपका बॉडी का सारा सिस्टम ठीक है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या है, घबराहट, बेचैनी वगैरह नहीं होगी। अब जैसे देखो, कोई बंदा ओबीस है जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, उसकी बॉडी में तो वैसे ही स्ट्रेस बन रहा है, ऊपर से पढ़ाई वगैरह का स्ट्रेस लेगा तो बॉडी ढंग से कोप नहीं कर पाएगी। अब जैसे हम मेडिटेशन भी करते हैं, मेडिटेशन एक बहुत बढ़िया जरिया है अपनी एंजाइटी को, स्ट्रेस को रिलैक्स कम करने का। आराम से जो लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन मेनली क्या है, हमें माइंड को कंट्रोल करना सिखाती है। तो जो मेडिटेशन करते हैं, स्पोर्ट्स में जो ध्यान से अपना वो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो काफी हद तक हेल्प करता है इनको कि एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं हो ज्यादा। एग्जैक्टली। अच्छा, पेरेंट्स की बात हमने की, स्टूडेंट्स की बात हम कर ही रहे हैं, तो टीचर, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो पेरेंट्स के पास या टीचर्स के पास इतना ज़्यादा इक्वल समय बिताता है, तो मैं भी टीचर हूँ, तो हम टीचर्स की क्या भूमिका बनती है कि हम बच्चों को स्ट्रेस में जाने से रोक लें? टीचर की क्या ड्यूटी है, क्योंकि बच्चा वहीं ज़्यादा समय बिताता है? बिल्कुल, हाँ जी, टीचर का वही बनता है। हम तो यही कोशिश कर सकते हैं, टीचर जैसे हम भी पढ़ाते ही हैं बच्चों को, हमें ही पता है बच्चे सारे सेम नहीं है। टीचर अपनी तरफ से क्या है, जो थोड़ा अगर नहीं बच्चे परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे, हमें बार बार उन्हें मोटिवेट करना ही पड़ेगा कि थोड़ा उन्हें एक लालच दो किसी भी तरह से, चल तू इस बार इतने 5 नंबर फालतू ला या 10 नंबर फालतू ला, तो आगे तेरे को एग्जाम्स में और आगे बेनिफिट मिलेगा या, तो ऐसे थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। प्लस रिजल्ट्स का थोड़ा एक डरा के रखना जरूरी होता है बच्चों को, ताकि ये परफॉर्म करें। नहीं तो क्या है, बच्चे रिलैक्सेशन ले जाते हैं ज्यादा कि हमें पढ़ना ही नहीं है। यस यस। थोड़ा सा डरा के रखो और उन्हें बोलो, और साथ में हमें अच्छे से पढ़ाना ही है उनको बोल के। और थोड़ा कई बच्चे होते हैं उनको थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, तो ध्यान दे देना चाहिए। और कभी नहीं, हर एक को वही आजकल मोटिवेट करो कि नहीं सब अच्छे नंबर लेके आओ। ज्यादा बच्चों की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि नंबर कम है। थोड़ा पॉजिटिव ही रखो, तो क्योंकि बच्चे नाजुक कली होते हैं, कहीं भी बहक जाते हैं। नहीं, सही कह रहे हैं। संयम बल्कि हमें बना के रखना पड़ता है अपना, कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करें और कैसे उनका फ्यूचर अच्छा करवाएं। यस यस। तो टीचर की एक अहम भूमिका आप मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा, कई बार क्या होता है, कोई बच्चा स्ट्रेस में है, इवन बड़ा भी जब स्ट्रेस में होता है और वो बहकी बहकी बातें करता है या कुछ अपना दिखा रहा है, उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें है, लेकिन मानते नहीं कि आप स्ट्रेस में हैं, ये एक टैबू है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो अगर आपके आसपास कोई या हमारे आसपास कोई बच्चा होता है, तो कैसे उसको हम तैयार करें कि हाँ बेटा आपको स्ट्रेस है थोड़ा, और अगर वो हमारी काउंसलिंग से उसकी नई बात बन रही है, ठीक नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर के पास ले जाने की कब जरूरत पड़ती है उसको? जैसे आप साइकेट्रिस्ट हैं, तो आपकी अगर काउंसलिंग या कंसल्टेंसी की जरूरत हो तो कैसे उसको कन्विंस करें?
लाने के लिए? यूजुअली जो देखा गया होता है, जिसको भी स्ट्रेस वगैरह कोई भी एक बल्कि होता है, कोई ना कोई ना उसका एक क्लोज बंदा होता है जिसकी वो सारी बात मानता है, चाहे वो मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, भाई हो, या चाहे फ्रेंड क्यों ना हो। अगर वो एड्रेस नहीं कर रहा है किसी के आगे भी, तो जो उनके से उनमें से कोई एक उनका कॉमन फ्रेंड है या कॉमन जो पर्सन है, एटलीस्ट वो उससे जाके बात करे, कोशिश करे कि उसको उसी टाइम वो काम कर सके, उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करवाए कि ऐसे ओवरथिंक वगैरह आप ना करो, थिंग्स विल गेट बेटर। टाइम की वही एक खासियत है कि वो बदलता है, तो अगर आपके साथ अभी कुछ बुरा है तो थोड़े टाइम बाद वो ठीक होना ही होना है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज ठीक नहीं होगी। तो वैसे उनको मोटिवेट करो। फिर भी बच्चे का कोई दिक्कत हो रही है, जैसे उसकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, आपको लग रहा है कि उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा काम रहे हैं, हैंड्स शेक हो रहे हैं, उससे बोला नहीं जा रहा है, तोतलापन सा लग रहा है कुछ, ठीक है, या फिर उसको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, इसमें थोड़ा क्या मेडिकल वाला भी इश्यूज थोड़े से हो जाते हैं इन्वॉल्व। तो उस केस में आप अपना डॉक्टर के पास एक बार कंसल्ट करना जरूरी है, उस टाइम पे एक बार आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं कि काउंसलिंग की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, नहीं है। यूजुअली जब बहुत बार जो पेशेंट्स होते हैं स्ट्रेस वाले, वो आराम से काउंसलिंग के सेशन कोई अच्छे से उनको गाइड करे, थोड़ा बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस का बताएं, तो इम्प्रूव हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। जैसे आपने कहा क्लोज फ्रेंड है, उसकी मान लेते हैं, वो उससे कहने से आ जाते हैं। तो जैसे मान लिया अभी एग्जाम है, तो एग्जाम में बच्चे का डाइट का भी कुछ रहता है, कैसी डाइट वो ले, इससे उस पर फर्क पड़ता है मेंटल हेल्थ पे कुछ? डाइट देखो, अब एग्जाम्स के टाइम पे डाइट जितनी लाइट रखो उतना ही ठीक है। आप हैवी खाना खाओगे फिर अगेन थोड़ा उसका स्लीप का इशू रहता है। तो लाइट खाना रहो। हमें मेनली खाना इसलिए खाना होता है ताकि हमारे ब्रेन में शुगर पहुंचे और ब्रेन एक्टिव रहे। ब्रेन एक्टिव रहेगा तभी आप चीजें रिटेन कर पाओगे। तो ट्राई टू ईट बेसिक फूड, ताकि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ना हो, कुछ भी पेट की दिक्कत ना हो, कुछ भी, और आराम से आप पढ़ भी लो और आपको नींद भी ना आए। तो ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। और एक्सरसाइज कौन सी है? जैसे कुछ बच्चे सिंगिंग करते हैं, कोई अपना इवन कहते हैं गार्डनिंग करता है, अपनी हॉबीज हैं, उनको अगर समय दे वो तो आई थिंक नॉर्मल रहती है चीजें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो भी हॉबी है, कोई जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद। नॉर्मल लाइफ में देखो हर एक को वैसे इतनी टेंशन रहती है, हर बंदा भागा दौड़ी में उलझा हुआ है, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को पैसे कमाने हैं। हम अपने लिए टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं अपने आप को। तो वो ये सब चीजों का रोल सबसे ज्यादा बन जाता है कि हम एटलीस्ट दिन में 1 या 2 घंटे इन सब चीजों के लिए निकालें, ताकि हम दुनिया की भागदौड़ से हटके यहाँ पे जब जाए तो सिर्फ हम ही हो और इन सब चीजों के बारे में हम ना सोचे। उससे क्या है, बॉडी भी आपका रिलैक्स रहेगी और आप एक अंदर से एक इनर हैप्पीनेस मिलती है आपको। जब आप अपनी कोई भी एक्टिविटी होती है जो हमें हॉबी पसंद है, आप उसमें टाइम देते हो, आपके चेहरे पे एक अलग निखार आता है, एक अलग ग्लो आता है। तो वो चीज जरूरी है, बिल्कुल उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। तो इसमें मुझे एक ना वीरेंद्र सहवाग का एग्जांपल याद आता है। मैं इंटरव्यू देख रहा था कोई उनका, तो वो कह रहे सामने शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है, दूसरे एंड पे सचिन या सौरव थे आई थिंक। तो वो कह रहे हैं कितना स्ट्रेस होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, सबसे ज्यादा स्ट्रेस आई थिंक तभी होता है। तो कह रहा है गाना गुनगुना रहे हैं, वो बॉलीवुड का पुराना गाना गुनगुना रहे हैं अपने को रिलैक्स करने के लिए, और सामने शोएब अख्तर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका कि अब एग्जाम है तो अपनी हॉबीज को जब मजा आता है जिसमें वो चीज करो। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आफ्टर एग्जाम कई बार स्ट्रेस हो जाता है। सपोज करो आप यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में आना चाह रहे हैं, या आपका नीट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है लाइफ का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एग्जाम के बाद अगर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद भी स्ट्रेस हो जाता है कई बार। तो उसमें कैसे सेटिस्फाई करें, कैसे संतोष करें, वो कैसे कंसोल करें खुद को? इसमें देखो, एग्जाम का रिजल्ट आएगा जो भी है ठीक है, बट हमें हमेशा ये देखना अल्टीमेटली इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, कई बार रिजल्ट अच्छा तो नहीं आता है। बचपन से हम उदाहरण देखते हैं, चींटी कितनी बार मेहनत करती है तब जाके वो ऊपर तक चढ़ती है। तो सेम चीज हमारे ऊपर भी लागू होती है। हमारा काम है प्रोसेस को फॉलो करना एंड कीप ट्राइंग। रिजल्ट कई बार हमारी फेवर में आता है, कई बार नहीं आता, और नहीं फेवर में आएगा तो बाद में आ जाएगा। बहुत लोग होते हैं जो लोग टॉप करते हैं बट वो अच्छा प्रोफेशन में नहीं होते, या जैसे हमारे प्रोफेशन में ले लो, जो टॉप करता है उसको प्रैक्टिस ही नहीं करनी। वो अपना ऐसे वो घूमने फिरने में गायब। तो जरूरी नहीं है कि आपके इतने नंबर आएंगे तो आप बहुत ऊंचे बनोगे, बहुत सक्सेसफुल बनोगे। बल्कि अगर आपके नंबर कम भी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली क्या है, आपका आगे पीछे आपका ऑरा क्या है, आप कैसे काम को पकड़ रहे हैं, वो चीज ज्यादा जरूरी है। तो ये नंबर तो एक ये गेम है बस, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अल्टीमेटली लाइफ मैटर करती है, ये सब इतना नहीं है जरूरी कि नंबर। सही कहा बिल्कुल आपने। जरूर नहीं कि टॉपर ही कुछ इतिहास रचते हैं, और इवन किसी फील्ड में जाओगे तो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं वहाँ का जो बच्चा है वो मैंने देखा इतिहास रचता है। और मैं अगर आपको एक्टिंग का एग्जाम्पल दूं, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो अनिल कपूर जी, एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट का एडमिशन होना था उनका, उसमें फेल हो गए वो, और आज अनिल कपूर जी कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन जी वॉइस सैंपल जो ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने देना था AIR पे, उसमें फेल हो गए, और आज अमिताभ बच्चन जी की आवाज दिखती है। ये देखो कोविड टाइम पे या कितनी फिल्में वॉइस ओवर करते हैं, और आज
देखो बॉलीवुड के किंग हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि जरूर नहीं कि एक फेलियर है तो लास्ट टाइम तक फेलियर आप रहेंगे, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, तो आप कीप ट्राइंग। तो डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक भी है पानीपत में, हाँ जी। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं अगर हमारे नियर बाय का कोई है तो अगर इन केस कभी जरूरत ना पड़े किसी को, बच्चा ठीक रहे, तो कैसे मिल सकता है आपसे? हमारे को मिलने के लिए आप उधर आ सकते हैं। मेरा हॉस्पिटल है सोनली रोड पर, वरुण न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल के नाम से, सब्जी मंडी के पास है। ये सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक ओपन रहता है। किसी को भी अगर लगता है कुछ हेल्प की जरूरत है या किसी को गाइडेंस की जरूरत है, आप एनी टाइम कभी भी कॉल पे बात कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे काफ़ी व्यूअर्स जो थ्रू आउट इंडिया भी जुड़े हुए हैं, तो आपका इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट है जिससे आप वो जुड़े? हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, वो मैं लिंक में शेयर कर देंगे। ठीक है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है डॉक्टर वरुण अरोड़ा का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपसे। तो अगर आपको कभी नेसेसिटी हो, ज़रूरत आपको है, तो आप इनसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने इतना समय दिया और हमारे स्टूडेंट्स को आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं तो कहूँगा स्ट्रेस ना लें, अच्छे से तैयारी करें, आपने जैसे बताया, और रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाएं। रिजल्ट जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा। ये है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अगेन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।